हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे 27 दिसंबर के पेपर 2 का क्वेश्चन। ठीक है। इसके पहले 16 17 17 को तो एग्जाम नहीं हुआ था। 16 20 21 22 23 24 जो एग्जाम हुआ था उसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप वो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। फिर 25 26 को एग्जाम नहीं हुआ था। 25 और 26 को एग्जाम नहीं हुआ था। 17 18 19 को एग्जाम नहीं हुआ था। ठीक है। तो 16 20 21 22 23 24 का डिस्कस किया हुआ है, उसको आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे 27 दिसंबर के पेपर 2 का क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देख सकते हैं। सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं। जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता। बच्चे निष्क्रिय पैसिव नहीं होते, एक्टिव होते हैं। अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का प्रभाव होता है। ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता। बिल्कुल सही बात है, ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता होते हैं बच्चे। ठीक है। आनुवांशिकता से पूर्व क्रमादेशित। सिर्फ आनुवंशिकता से नहीं होता है, बल्कि आनुवांशिकता और हेरिडिटी दोनों होता है। आराम से एक एक ऑप्शन को समझिए। आराम से एक एक ऑप्शन को समझेंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे। और ऐसे तो बहुत सारे लोग बस चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, एक आंसर बता देंगे ये होगा, लेकिन क्यों होगा ये नहीं बताएंगे, तो उससे आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि क्यों हुआ। सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को समुन्नीत करती है, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीप्त करती है। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे को जो है सही पोषण मिलेगा, सही खाना पीना मिलेगा, सही नींद मिलेगा, फिजिकल एक्टिविटी भी उसका सही रहेगा, सोशल इंटरेक्शन भी उसका सही होगा, मतलब क्या हो रहा है, उसको फिजिकल सोशल हर तरह से वो अच्छा है। तो उस जब फिजिकल सोशल अच्छा है, सब चीज अच्छा है, तो उसका क्या होगा, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव भी अच्छा होगा। तो ये तो है ही, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। विकास के सभी पहलू अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल जो है, ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपका फिजिकल कंडीशन खराब है तो कॉग्निटिव पर भी उसका असर होगा। अगर सोशल और इमोशनल खराब है तो उसका भी कॉग्निटिव पर असर होगा। सबका, चारों का एक दूसरे पर असर होता है। ठीक है। चारों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर वो फिजिकली फिट है, सोशली इमोशनली फिट है, तो कॉग्निटिव तो उसका अच्छा होगा ही। यही बात कह रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था, वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती थी। जब वह नृत्य करती है, उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया। यह क्या है। बच्चा जो भी कर पाता है उसके पीछे दो ही रीजन होता है, एक हेरिडिटी और एक इन्वायरमेंट। क्योंकि किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। तो विकास आनुवंशिकता और वातावरण के बीच का अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है। दोनों के बीच के इंटरेक्शन का वो रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है। तो प्राथमिक समाजीकरण जो है वो हमारा घर से ही शुरू हो जाता है, और वो शैशवावस्था में ही शुरू हो जाता है। शैशवावस्था 0 से 2 साल। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक में निम्न में से क्या करेंगी। देखिए, विषय वस्तु को याद करना, रट कर याद करने पर अनन्य रूप से बल देगी। जीन पियाजे रटने पर फोकस नहीं करते हैं। ठीक है। पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान में रखेगी। विषय वस्तु को अमूर्त से मूर्त, अमूर्त से मूर्त कैसे ले जाएगी। पियाजे तो कह रहा है कि पहले कॉन्क्रीट होगा, फिर एब्स्ट्रैक्ट होगा। पहले मूर्त चीज को सिखाइए, फिर अमूर्त चीज को सिखाइए। इनाम और दंड को अधिगम के लिए अधिक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण मानेगी। इनाम और दंड स्किनर बात करते हैं। ठीक है। इनाम और दंड की पियाजे नहीं बात करते हैं।
तो बच्चों की उम्र का ध्यान रखेगी। क्यों? क्योंकि बच्चा, पियाजे क्या कह रहा है कि जब बच्चा 11+ का होगा तभी आप उसको एब्स्ट्रैक्ट चीज के बारे में बताइए, ठीक है, पहले आप उसको कॉन्क्रीट चीजों से सिखाइए। तो जो पियाजे को फॉलो करेगा टीचर, तो वो क्या करेगा, उम्र को ध्यान में रखेगा जब वो पाठ्यक्रम को तैयार करेगा। जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियाद चरण जो संक्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो हमारा जो मेंटल स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं, जिसमें सारा इंफॉर्मेशन है उसको कहते हैं स्कीमा। निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया जो है इसको सबसे ज्यादा महत्व दिया है किसने? लेव वाइगोस्की ने। लेव वाइगोस्की जो है वो सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। कौन सा? लेव वाइगोस्की के पियाजे का 2 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है, पियाजे का 2 क्वेश्चन फिक्स है, वाइगोस्की का 2 क्वेश्चन फिक्स है, पेवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और ये सब जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, आज तक सीटेट में नहीं आया है। निम्नलिखित में से कौन सा लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है? लेव वाइगोस्की, रट के याद करने नहीं कहेंगे। सक्रिय अनुकूलन, देखो इसको इंग्लिश में समझो। ऑपरेंट कंडीशनिंग व्यवहारवादी कहते हैं। रोट मेमोराइजेशन नहीं कहेगा। एक्सपोजिटरी लर्निंग जो है वो वाइगोस्की नहीं कहेगा। रेसिप्रोकल टीचिंग जो है ये वाइगोस्की कहेगा, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है अगर वह बच्चा यह तर्क देता है कि हिंज को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को चोरी भी करने की इजाजत नहीं देता है तब हिंज को ऐसा करने की स्वीकृति नहीं देना चाहिए। मतलब वो क्या कह रहा है बच्चा, बच्चा जो है वो क्या कह रहा है कि जो नियम कानून समाज में बना हुआ है हिंज को उसी को फॉलो करना है। कानून और व्यवस्था अभिमुखता, मतलब रूल्स आर रूल्स। देखो इसका इंग्लिश, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, मतलब बच्चा कह रहा है कि जो कानून है उसको पालन करो चाहे किसी की जान भी चली जाए, ठीक है। 10 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है? चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग के अनुकूल है। हर विद्यालयों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों और रुझानों को महत्व देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ व्याख्यानों पर आधारित निर्देशन, मतलब सिर्फ लेक्चर दे ऐसा नहीं करना है, बच्चे से एक्टिविटी भी कराना है। सभी विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा निर्धारित एक रूप मानदंड, सबके लिए एक रूप मानदंड नहीं होना चाहिए। जब इंडिविजुअल डिफरेंस है तो उसको पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरणाएं प्रदान करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। व्यक्ति के जरूरत के हिसाब से ही पढ़ाना चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तिगत जरूरत को महत्व देना है, ठीक है। कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? नोट पूछा है तो ये इसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लिंग्विस्टिक बताया है, बॉडली काइनेस्थेटिक भी बताया, म्यूजिकल भी बताया, क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि जो है ये हार्वर्ड गार्डनर नहीं दिया है। इनमें से कौन सी शैक्षणिक तकनीक बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली है? जेंडर पृथकता आधारित आसन, मतलब अलग अलग बैठाना, अलग अलग बैठाने से तो और बढ़ेगा। जेंडर आधारित अधिगम कार्य देना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं और व्यवहारों पर बल देना, कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा कराना, डिस्कशन कराना चाहिए, ठीक है। अब जो काम पहले से डिवाइड है कि इसको यही काम करना है, वही काम करवाने से तो और बढ़ जाएगा, ठीक है, उसी तरह का काम देंगे तो बढ़ जाएगा। तो ये तीनों ही जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ाएगा, समानता को बढ़ाएगा जब उस पर चर्चा होगा। एक एक ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन के हिसाब से आंसर दीजिए, कोई फिक्स आंसर नहीं होता है इसका। एक ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का समूह विविधतापूर्ण हो, उसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए?
वैयक्तिक विभिन्नताओं को पक्षपोषित और सम्मानित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वैयक्तिक विभिन्नताओं को कम कम आप नहीं कर सकते हैं, अनदेखा भी आप नहीं कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में वैयक्तिक विभिन्नताओं को मुख्य बाधा समझना चाहिए, ये मुख्य बाधा नहीं है। ठीक है, तो इसका पहला आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? क्या प्रस्तावित करती है? देखिए इसको इंग्लिश में देखिए। समेटिव असेसमेंट कोई भी नीति नहीं करती है। लर्निंग फॉर एग्जाम कोई भी नीति नहीं करती है। पेपर पेंसिल टेस्ट कोई भी नीति नहीं करती है। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड्स ही जो है एक पॉजिटिव आंसर है। आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकेगी? यह प्रश्न विद्यार्थियों में डैश चिंतन को बढ़ावा देगा और यह डैश देने का मौका है। तो यह जो है इसमें बहुत सारा आंसर हो सकता है, बहुत सारा आंसर। एक सही आंसर जो होता है ना वो फिक्स्ड को आंसर, उससे क्रिएटिविटी नहीं बढ़ेगा और इससे डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ेगा। डाइवर्जेंट, इससे डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ेगा और बहुत सारा आंसर देने का मिलेगा। तो डाइवर्जेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट को डाइवर्जेंट मेनी पॉसिबल आंसर। ठीक है, 15 नंबर। और डाइवर्जेंट को हिंदी में कहते हैं अपसारी। एक अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालयी परियोजना हेतु अपनी स्थानीय विरासत पर प्रस्तुति तैयार करने को प्रोत्साहित करता है। एक टीचर है जो कोई प्रोजेक्ट बनवा रहा है और बच्चे को कह रहा है कि तुम्हारे लोकलिटी में जो कोई विरासत है उस पर तुम कोई प्रोजेक्ट तैयार करो। अपने समुदाय और विरासत संबंधित अनुभवों का साझा करना विद्यार्थियों को समावेशित महसूस करने में मदद करता है। दोनों ही बात सही है। टीचर दिया कि तुम प्रोजेक्ट बनाओ, और बच्चा जो है जब वो अपने लोकेलिटी से किसी चीज का प्रोजेक्ट बनाएगा तो उसको क्या होगा, उसको सब महसूस होगा कि हम भी इसमें इंक्लूड हैं, हम कहीं अलग थलग से नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही सही है। अक्षरों का अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रवाही प्रिंट अक्षरों का मिश्रण गलत वर्तनी किसके उदाहरण है? इसको देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होता है इंग्लिश में ही समझ में आता है। इन एप्रोप्रिएटाइज साइजिंग एंड मैन क्या कर रहा है, उसको लिखने में दिक्कत है। इनकरेक्ट स्पेलिंग, प्रिंट लेटर्स, कर्सिव एंड प्रिंट लेटर, मतलब उसको मैन लिखने में दिक्कत है। तो लिखने में जो दिक्कत है वो डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, लिखने में जो दिक्कत होता है उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। देखो, देखिए यहाँ पर भी दिया है, लिखने में जो दिक्कत होगा वो डिस्ग्राफिया होगा। कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है? मतलब निगेटिव चीज पूछ रहा है। विषय वस्तु को विविध प्रकार से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नामीकृत करना, मतों को विविध प्रकार से अभिव्यक्त करना, अधिगम प्रक्रिया में विविध प्रकार से सम्मिलित करना। तो नामीकृत करना हो गया, रैंकिंग करना। ठीक है, मल्टीपल वेज ऑफ लेबलिंग एंड ऑफ द स्टूडेंट, मतलब लेबल लगा देना कि तुम तेज हो, तुम कमजोर हो। तो यही सबसे ज्यादा निगेटिव आंसर है कि तुम तेज हो और तुम कमजोर हो। बाकी तीनों पॉजिटिव आंसर है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ऐसी क्या सुविधा दी जाए जिससे वे प्रभावशाली ढंग से सीख सके और संप्रेषण कर सके? देखिए, दृष्टिबाधित है, उसको देखने में दिक्कत है, तो उसको आप क्या करेंगे? ब्रेल लिपि से पढ़ाएंगे। स्पर्शनीय उभरी हुई मुद्रित सामग्री देंगे। पाठ्य सामग्री को वाचन में बदलने, उसको देखने में दिक्कत है तो आप सुनने वाला चीज सुनाएंगे। लेकिन संकेत भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो देखेगा कैसे? संकेत भाषा के लिए तो देखना जरूरी है ना। तो पहला तो हो नहीं सकता है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मेधावी विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा। मेधावी विद्यार्थी मतलब गिफ्टेड चाइल्ड। परीक्षा मात्र की दृष्टि से अधिगम करना, मतलब सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना। उन कामों को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना जो उन्हें चुनौतीपूर्ण लगते हैं, ऐसा तो गिफ्टेड चाइल्ड करेगा। अन्वेषण और अधिगम के लिए उत्सुकता, ऐसा भी गिफ्टेड चाइल्ड करेगा। एक या अधिक क्षेत्रों में उच्चतम श्रेणी की, ये भी तीनों गिफ्टेड चाइल्ड का ही लक्षण है। सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ेगा ऐसा गिफ्टेड चाइल्ड नहीं करेगा। ठीक है, यही होगा उसका आंसर।
विद्यार्थियों में भ्रांतियों को सुलझाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? भ्रांति मतलब मिसकॉन्सेप्शन, बच्चों में जो मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है कि जैसे मैं चल रहा हूँ तो चंदा मामा भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं, या मैं गाड़ी से ट्रेन से जा रहा हूँ तो पेड़ पौधे पीछे भाग रहे हैं, इस तरह का जो मिसकॉन्सेप्शन होता है उसको सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए? खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहिए, प्रत्यक्ष निर्देशन का इस्तेमाल करना चाहिए, उन विद्यार्थियों को शर्मिंदा और दंडित तो बिल्कुल गलत बात है, भ्रांतियों को अनदेखा करना चाहिए। अनदेखा आप कैसे कर देंगे? अनदेखा करेंगे तो बच्चा सही चीज सीखेगा कैसे? तो यही दोनों में से बताइए क्या आंसर होगा? खोजी अधिगम को सुसाध्य करना। ठीक है, बच्चे को कहेंगे कि चलो पता करते हैं क्या होता है, उससे एक्टिविटी कराएंगे, उसको सही जानकारी तक पहुंचाएंगे। और ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं कि उसको सीधे बता देंगे कि नहीं ऐसा होता है, डायरेक्ट नहीं बताना है बल्कि उसको वहां तक एक्टिविटी करा के पहुंचाना है। विद्यार्थी सर्वोत्तम रूप से कब सीखते हैं? विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न से, अध्यापिका के मौखिक निर्देश का निष्क्रिय पालन। बच्चा जब तक एक्टिव नहीं होगा अच्छी बात नहीं होगी। दूसरे के व्यवहार की नकल अनुकरण तो स्किनर की बात हो गई जो हम लोग फॉलो करते नहीं है, हम लोग संरचनावाद को फॉलो करते हैं। ठीक है, पियाजे बाइगोस्की को। दी गई विषय वस्तु को रट्टा मार के, एक ही पॉजिटिव आंसर है, विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न से। एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं की जानकारी और संबंधित खंडों में प्रस्तुत करनी चाहिए और जिन संप्रत्तियों का आकलन हो चुका है उसका कोई संदर्भ नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है। और संबंधित खंडों में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए बल्कि कनेक्ट करके दूसरे से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। जिन संप्रत्तियों का आकलन हो चुका है उनका संदर्भ नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप जब पढ़ाएंगे तो एक दूसरे से चीजों को जोड़ कर पढ़ाएंगे। ठीक है, अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, एक लाइनर होता है, ये भी गलत है, स्पाइरल होता है। ठीक है, मतलब आप पहले पढ़ाएंगे, आगे के चीजों को पीछे के चीजों से जोड़ेंगे, पीछे का चीज रिवीजन करेंगे, जब आप आगे की जानकारी को पीछे की जानकारी से जोड़ते चले जाएंगे तभी बच्चा अच्छे से सीखेगा। तो दोनों ही लाइन गलत दे दिया है। ठीक है, दोनों ही लाइन गलत दिया हुआ है। विद्यार्थी अध्यापक के रिश्ते में विश्वास बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प प्रभावशाली है? अध्यापक का विद्यार्थी को बिना किसी शर्त के अपनाने का रवैया, विद्यार्थी की सिर्फ उसकी शारीरिक बनावट पर प्रशंसा, विद्यार्थी को बार बार इनाम और दंड देना, विद्यार्थी को सिर्फ तभी स्नेह दर्शाना जब वो वांछित व्यवहार प्रस्तुत करे। नहीं, विद्यार्थी जैसा भी है उसको अपनाइए। ठीक है, जब एक विद्यार्थी किसी क्रियाकलाप के नकारात्मक परिणाम, मूल्य और नियंत्रण की कमी पर केंद्रित रहता है तब उसे किस भाव का एहसास होगा? क्या कह रहा है कि बच्चा जो है ना वो पहले से डर गया है कि ये चीज हम करेंगे तो इसमें हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, उस पर उसका कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? जब बच्चा पहले से डरा हुआ है कि हम फेल ही हो जाएंगे, मतलब हम इसमें पास नहीं होंगे, अगर कोई पहले से मान लिया कि हम सीटेट नहीं निकाल पाएंगे, हम पास ही नहीं करेंगे, तो क्या होगा बताइए? एंजाइटी होगा उसको, एंजाइटी। बाकी तीनों ऑप्शन पॉजिटिव है। ठीक है, गर्व, आशा, आनंद तीनों ही पॉजिटिव आंसर है। जबकि बच्चा पहले से ही डर गया कि हम पास नहीं कर पाएंगे तो उसको क्या होगा? टेंशन ही होगा ना, चिंता होगा, एंजाइटी होगा, दुश्चिंता होगा। निम्न में से कौन सी तकनीक विद्यार्थियों की अधिगम अभिप्रेरणा को बढ़ावा देती है? दंडात्मक कक्षा प्रबंधन, दंड कभी नहीं देना चाहिए बच्चे को, किसी भी कीमत पर कार्य खत्म करने पर बल देना, ऐसा भी नहीं करना है, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं कराना है, विद्यार्थियों को उनके व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को पाने में समर्थ बनाना। ये बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल गोल पहले बनवाइए और उसको वहां तक पहुंचने में हेल्प करिए, क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चे की अपनी अपनी क्षमता, अपना अपना इंटरेस्ट है, उसको उसके इंटरेस्ट के अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार हेल्प करिए आगे बढ़ने में। अपने स्वयं की चिंता प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया मतलब मेटाकॉग्निशन। ठीक है, मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन क्या होता है? अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया में सोच, मतलब बच्चा अपने ही सोच के बारे में सोचेगा कि वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है, इसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय गैर उदाहरणों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। किसी असंबंधित संप्रत्यय से करना चाहिए,
का इस्तेमाल उस संप्रत्यय को परिभाषित करने वाले गुणों की स्पष्टता को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। का इस्तेमाल करने से नहीं, करना तो है ही, गैर संप्रत्यय का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। का इस्तेमाल उस संप्रत्यय को परिभाषित करने वाले गुणों की स्पष्टता को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। जब आप पढ़ाते हैं तो उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। 29, निम्न में से कौन सा कथन किसी संप्रत्यय के अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है? नहीं पूछा है। उस संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को खोजना, ये तो अच्छी बात है। पहले आप पूर्व ज्ञान का पता करिएगा, फिर पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़िएगा। नई जानकारी का विवेचनात्मक विश्लेषण और वर्गीकरण करना, ये भी अच्छी बात है। जानकारी को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से जोड़े बिना, यही गड़बड़ है, बल्कि सामाजिक संदर्भ से जोड़ना है, ठीक है। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती है, इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए? व्याख्यान का अत्यधिक प्रयोग, लेक्चर देना अच्छा नहीं माना जाता है, बच्चे से एक्टिविटी कराना अच्छा माना जाता है। केवल पाठ्य पुस्तक के इस्तेमाल पर बल देना नहीं अच्छा माना जाता है। आवश्यकता पूर्वक मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना, ये बिल्कुल सही बात है। बिना किसी मार्गदर्शन के खुद काम करने देंगे तो टीचर का फिर जरूरत क्या है? टीचर है क्या है? मार्गदर्शन करेगा, ठीक है। टीचर मार्गदर्शन करेगा, बच्चा एक्टिविटी करके खुद सीखेगा। तो होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। इसके पहले के अगर आपने नहीं देखे हैं तो 16, 20, 21, 22, 23, 24 वो आप देख लीजिए। ये 27 का आज क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में 28 दिसंबर का कराएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, अपने से ऑप्शन को काटने की कोशिश करिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए और देखिए कि आपको कितना समझ में आता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।